नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बिहार में आए, लेकिन सस्पेंस बढ़ाकर चले गए। इस दौरे में 3-4 खास बातें हुई जो पहले के दौरों में नहीं हुआ करती थी। पहली बड़ी बात हुई कि नीतीश कुमार क्या अचानक से चुस्त हो गए हैं, दुरुस्त हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। क्योंकि लंबे समय बाद पहली बार हुआ जब नीतीश कुमार ने अपने भाषण में इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि यहीं रहेंगे, बाकी का पॉलिटिकल करियर अब यहीं है, उस तरफ नहीं जाएँगे, गलती हो गई थी लालू के साथ जाकर। इस तरह की कोई बात नहीं कही। दूसरी बात है अब उनकी ज़ुबान फिसली या दिल की बात ज़ुबान पर आ गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी, फिर वाजपेयी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर कहा कि ओह सॉरी गलती हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वाजपेयी जी पहले प्रधानमंत्री। तीसरी बात हुई कि इस दौरे पर पूरी उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ-साफ या फिर अस्पष्ट इशारा ही कर देंगे कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है और चुनाव अगर गठबंधन जीता, एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने इशारा तक नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर का गाना गाते रहे। बिहार को केंद्र की तरफ से कितनी मदद मिल चुकी है, कितनी लाख करोड़ रुपए की, इसका हवाला देते रहे। नीतीश कुमार के कामकाज पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की या खुलकर तारीफ नहीं की। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले मोदी जी का बिहार दौरा हुआ था तो एक जगह उन्होंने लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा था। एक जगह और दूसरे ढंग से संबोधित किया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। नीतीश जी ने हालाँकि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जनता से कहा कि उठ जाइए और नरेंद्र मोदी जी को सलाम कीजिए। आपको ध्यान होगी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया था। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक से भी उठकर चल दिए थे, बहुत कम समय बैठक में रुके थे। और तब उनका एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें वो नरेंद्र मोदी के साथ किसी मामले में उलझते हुए या ज़ोर देते हुए या ऐसी कुछ बात कह रहे हैं जिसका जवाब वो नि चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तत्काल इसका जवाब दें और प्रधानमंत्री जवाब देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें साउंड नहीं था तो कुछ पता नहीं लगा कि किस मुद्दे पर बात हो रही थी। मोटे तौर पर नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब आप सीट शेयरिंग तय कर दीजिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनका नाम की साफ-साफ घोषणा कर दीजिए। लेकिन बीजेपी में तो एनडीए में सीट शेयरिंग की बात तो अभी बिल्कुल हो ही नहीं रही, क्योंकि नीतीश वही कुछ कुछ लोग कह रहे हैं 122 सीटें जित पिछली बार लड़ी थी, नीतीश ने 122 लड़ी थी। भी 122 सीटें नीतीश को दी गई थी। 115 पर नीतीश लड़े और अपने हिस्से की 7 सीटें उन्होंने जीतन राम मांझी को दे दी थी। बच गई 121 सीटें वो बीजेपी के खाते में आई थी जिसमें से उन्होंने 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को दे दी थी और 105 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। 16 सीटें दे दी। 115 और 110 शायद, हाँ 110, 11 सीटें दे दी थी। इस बार भी नीतीश कह रहे हैं कि 122 से 1 सीट कम नहीं लेंगे। कुछ समय पहले चिराग पासवान मिलने गए नीतीश कुमार से, जिन्होंने नीतीश की पिछली बार लुटिया डुबो दी थी। 115 सीटें लड़कर सिर्फ 43 सीटें पर नीतीश जीत पाए थे और बीजेपी 110 सीटों पर लड़कर 70 पार सीटें जीत गई थी, सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। तो चिराग पासवान कुछ दिन पहले नीतीश से मिलते हैं, सीट शेयरिंग पर बात होती है, कुछ सीटों पर मामला पूरी तरह से अटक जाता है और फाइनली कोई बात सामने नहीं आती है। चिराग पासवान आज मंच पर थे, कितना बोले, नहीं बोले, क्या बोले ये पता नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के ही एक प्रवक्ता हैं और चिराग पासवान के दूर के रिश्तेदार शायद लगते हैं, भारती जी। भारती जी ने कहा कि चिराग पासवान अपनी बड़ी भूमिका देख रहे हैं बिहार चुनाव में, बिहार में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है।
जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी चिराग पासवान होंगे, तो भारती जी का कहना था कि देखिए, चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जो भी होगा उसमें चिराग पासवान की भूमिका इम्पोर्टेंट होगी। चिराग पासवान कल चिराग हाजीपुर में थे, उनसे यही सवाल पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर फैसला करे। अरे पार्टी आपकी है, जेबी पार्टी आप तय करेंगे या पार्टी आपके लिए तय करेगी? पार्टी तय करेगी, पार्टी सर्वे करवा रही है, देख रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव डालने की नीति है। नीतीश भी अपनी तरीके से दबाव डाल रहे हैं। उनके पार्टी के जो जनता दल यूनाइटेड के एक महासचिव हैं गुलाम रसूल, उनको प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से ठीक पहले नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ये वही शख्स हैं जिन्होंने वक्फ बिल को लेकर मोदी जी की घोर आलोचना की थी, बिल को निंदनीय बताया था और तब नीतीश कुमार को भी अपने लपेटे में लिया था। तो कुल मिलाकर अब क्या हो रहा है, बीजेपी हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहती है। अब ऑपरेशन सिंदूर को वो चुनाव का मुद्दा बनाना चाहती है, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है और नीतीश कुमार नाराज़ मुसलमानों को मनाने में लगे हैं। ये जो बड़ा डेवलपमेंट है, ये भी अपने आप में चौंकाने वाला है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार पॉलिटिकली बड़ा रिच स्टेट है। मेरा भी बहुत बार बिहार जाना हुआ, बहुत चुनाव में मैं लोकसभा विधानसभा चुनाव मैंने कवर किए हैं। वहाँ पर आपको टैक्सी, जो एयरपोर्ट पर आप टैक्सी लेते हैं, उसके ड्राइवर से लेकर कोई रिक्शे वाला हो, कोई गांव में छोटी मोटी चाय की दुकान हो, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान हो, आप जिससे भी पूछ लीजिए, वो आपको अपने इलाके की राजनीति, सारे समीकरण, जातियों के समीकरण, पिछली बार कौन जीता हारा, कितनी से जीता कितने से हारा, इस बार किसका वर्चस्व रहेगा और क्यों रहेगा, और नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, ये सारा हाल बता देते हैं बिहार के लोग। तो ऐसी जगह ऑपरेशन सिंदूर चल नहीं सकता। कुछ जगह तो ऑपरेशन सिंदूर का बिहार की जनता दूसरे तरीके से उसका बात करने लगी है। कह रही है कि साहब, ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट के अंदर 9 आतंकवादी ठिकाने मोदी जी ने नष्ट कर दिए, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में बिहार की जनता का विकास नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने तुलना की कि जो पाकिस्तान से जो मिसाइल दागे गए, ड्रोन दागे गए, वो आसमान में ही फट गए और उनके टुकड़े हो गए, चिथड़े चिथड़े हो गए। उसी तरह से जैसे कि बिहार में पुलों के चिथड़े हो जाते हैं, पुल भरभरा के गिर जाते हैं, उसी तरह ड्रोन और पाकिस्तान के मिसाइल भी भरभरा के गिर गए। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जितना बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, उतना दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इस बात की आशंका सता रही है। क्योंकि बेरोज़गारी है 45% लोगों की नज़र में, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति है, केंद्र से ने जो योजनाएं के लिए दावे किए गए, उसमें कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, मोटे तौर पर एक अंदाज़ा लगाया गया। मैंने एक डिजिटल चैनल में पुण्य प्रसून वाजपेयी को सुन रहा था, तो उनका कहना है कि करीब 12 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों में बिहार की जनता के लिए घोषणा कर चुके हैं। 12 लाख करोड़ योजनाओं की। 12 लाख करोड़ क्या, 1 लाख करोड़ भी ज़मीन पर हकीकत पे काम करता हुआ दिखता नहीं है। इसमें केंद्रीय योजनाएं भी जोड़ दी जाती हैं, जैसे हाईवे है जो बिहार से होकर गुजरेगा, तो उसको वो हाईवे के लिए पैसा दिया, तो उसमें बिहार की जनता के लिए अलग अलग से क्या दिया? हाईवे बनना है तो हाईवे बनेगा। जैसे रेल की पटरी है या कुछ और है, या केंद्र का कोई रेल का कारखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बिहार का युवा थोड़ा सा परेशान है। और प्रशांत किशोर इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसको कैच कराने की बात करते रहे हैं। कन्हैया कुमार, कांग्रेस, तेजस्वी यादव बेरोज़गारी को मुद्दा बनाया था पिछली बार, और उसके बाद सत्ता में आने के बाद 6 महीने में या 7 महीने में 2.25 लाख नौकरियां देने का दावा किया था। तो ये सारे मुद्दे भी हैं। अब कुल मिलाकर नीतीश के सब्र का पैमाना कब फूटेगा, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को पता है कि नीतीश कहीं जाने वाले नहीं है, और बीजेपी किसी कीमत पर नीतीश को छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए ये याराना ऐसा ही चलता रहेगा।
खैर देखते हैं, वक्त बताएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।